नेहा ने अपने दोनों हाथों से अपने दुपट्टे को थामकर उंगलियों में लपेट रही थी। मन में उथल पुथल चल रही थी। चेहरे पर अनेकों भाव झलक रहे थे। नेहा का चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन विराज की नज़र से खुद पर महसूस हो रही थी। नेहा ना तो पलट रही थी और ना ही वहां से जा पा रही थी। पीछे खड़ा विराज नेहा की हर हरकत देखकर मुस्कुरा रहा था। फाइनली आपसे मिलना हुआ। वैसे तो आपको बहुत बार देखा है, लेकिन सिर्फ दूर से। जब आपने शादी के लिए हाँ की तो मुझे फॉरेन बिजनेस करने का अवसर मिला। आपसे सगाई करके चला तो गया, लेकिन दिल आपके पास छोड़ गया था। हर वक्त यही आशा दिल में थी, आपसे मिलूंगा और जी भर के देख लूंगा। आपकी आवाज़ से इतनी मोहब्बत हो गई है, लेकिन पिछले 20 मिनट से आप मेरी आंखों के सामने हैं, लेकिन आपके मुंह से एक लफ्ज़ सुनने को नहीं मिला है। और कितना तड़पाएंगी? पलट कर देख लीजिए, और अगर नहीं देखना चाहती तो एक इशारा कर दीजिए, चला जाऊंगा और शादी के दिन ही आपको अपना चेहरा दिखाऊंगा। विराज नेहा के पास आकर 2 कदम की दूरी पर रुककर बोला। विराज की बात सुनकर नेहा जम सी गई। उसने तुरंत विराज की ओर देखा। विराज खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो मैं नेहा बोलते हुए अटक रही थी। रिलैक्स, कहीं बैठकर बात करें, विराज ने सहजता से कहा। नेहा ने हाँ में गर्दन हिलाई। तभी नेहा का फोन बजा। हेलो। हेलो नेहा, वैभव और मैं घर जा रहे हैं। व्योम के पास। वह रो रहा है। तुम विराज के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके आ जाना, नंदी ने कहा और पास खड़े वैभव की ओर देखकर मुस्कुरा दी। नहीं नंदी, मैं भी आती हूँ, नेहा ने कहा और विराज का चेहरा देखने लगी। विराज के चेहरे पर मायूसी के भाव उभर गए थे। मैं और वैभव निकल चुके हैं। तुम विराज के साथ हो। ऐसे आओगी तो उन्हें बुरा लग सकता है। बाकी तुम्हें जो ठीक लगे तुम वह करो, नंदी ने कहा और फोन काट दिया। क्या हुआ? विराज ने नेहा के चेहरे पर परेशानी देखते हुए कहा। वो व्योम रो रहा है, इसलिए नंदी और वैभव घर निकल गए, नेहा ने कहा और इधर उधर देखने लगी। हाँ, वो काफी देर से वह अपनी मम्मा से दूर होगा, इसलिए रो रहा होगा। मैं आपको घर छोड़ दूंगा, पहले एक कप कॉफी हो जाए, विराज ने कहा और अपनी नजर नेहा के चेहरे पर जमा दी। जी, नेहा ने हाँ में गर्दन हिलाई। तो दोनों मॉल में ही बने कैफेटेरिया के बाहर पहुंच गए। गार्ड ने कैफेटेरिया का दरवाजा खोला। विराज अंदर की ओर चल पड़ा। नेहा खड़ी खड़ी अभी भी इधर उधर देख रही थी। विराज ने कैफेटेरिया के बाहर खड़ी नेहा को देखा और फिर वापस बाहर आया और गार्ड को दरवाजा बंद करने का इशारा कर दिया। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, विराज ने नेहा को देखते हुए कहा और बाहर की ओर जाने लगा। नेहा भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मॉल के बाहर आकर विराज ने नेहा को बैठने का इशारा किया और गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। नेहा सीट पर बैठ गई और अपनी सीट बेल्ट बांधने लगी। विराज भी दूसरी तरफ से आया और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। नेहा की नज़र विराज की ओर उठ गई, लेकिन विराज का ध्यान सिर्फ ड्राइविंग पर था। विराज को नेहा की नज़र खुद पर महसूस हुई, तो उसने नेहा की तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिली। नेहा जेब कर बाहर देखने लगी। मैं ठीक हूँ। आप तो पूछेंगी नहीं, इसलिए सोचा खुद ही बता दूं। आप कैसी हैं? बताना चाहें तो आप बता सकती हैं, विराज ने सामने देखते हुए नेहा से कहा। यहाँ गाड़ी रोक दीजिए, नेहा ने विराज की ओर देखते हुए कहा। नेहा की बात सुनते ही विराज ने एकदम से गाड़ी का ब्रेक लगाई और गाड़ी साइड में लगा ली। क्यों? क्या हुआ? आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस आपकी आवाज़ सुनने के लिए कह रहा था। मैंने सोचा अपना हाल बताते हुए आपकी आवाज़ तो सुन पाऊंगा। सॉरी, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? यहाँ रोकने के लिए इसलिए कहा क्योंकि इस कैफेटेरिया की कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है। मैं और नन्ही अक्सर यहाँ कॉफ़ी पीने आते हैं। मॉल की कॉफ़ी मुझे पसंद नहीं, इसलिए आपको यहाँ गाड़ी रोकने के लिए कहा, नेहा ने गर्दन झुकाकर कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी। नेहा की बात सुनते ही विराज के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर आया। बाहर आकर नेहा की तरफ का दरवाज़ा खोलकर अपना हाथ बढ़ाकर नेहा को बाहर आने का इशारा किया। नेहा भी विराज के हाथ पर अपना हाथ रखकर बाहर आ गई। दोनों कैफेटेरिया की ओर बढ़ गए। वैभव और नंदनी लेक के किनारे एक दूसरे का हाथ थामकर बैठे हुए थे।
नेहा विराज के साथ कंफर्टेबल तो होगी ना? नन्ही ने वैभव के कंधे पर अपना सिर टिकाए हुए कहा। विराज बहुत अच्छा लड़का है और नेहा सब कुछ तो जानती है विराज के बारे में, और विराज भी नेहा के बारे में सब जानता है। एक दो बार मिलने के बाद दोनों कंफर्टेबल हो जाएंगे। वैभव ने नन्ही का सर चूमते हुए कहा। नन्ही की आंखें बंद हो गईं। वैभव नन्ही के कंधे से पकड़ते हुए उसे अपने करीब किया और उसके सिर से सिर लगाकर बैठा रहा। अब घर चलें? नंदिनी ने सिर उठाकर वैभव को देखकर कहा। क्यों? मेरे साथ यहाँ अच्छा नहीं लग रहा जो घर चलने की बात कर रही हो? और वैसे भी घर पर कितने काम होते हैं कि तुम्हें मेरी तरफ देखने का वक्त ही नहीं मिलता। इसलिए चुपचाप बैठी रहो। अभी नहीं जा रहे हम। वैभव ने नन्ही को और करीब करते हुए कहा। नन्ही ने नजरें उठाकर वैभव को घूरा और उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर खड़ी हो गई। वैभव भी उसके साथ खड़ा हो गया। नन्ही गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वैभव ने पीछे से जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। थोड़ी देर और रुकते हैं ना? वैभव ने आंखों से ही रिक्वेस्ट करते हुए नन्ही से कहा। बहुत वक्त हो गया। वेद और व्योम मॉम को तंग कर रहे होंगे। हमें चलना चाहिए। नन्ही ने सहजता से कहा। दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए। वैभव ने तिरछी नजरों से नन्ही को घूर कर देखा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। नन्ही ने वैभव के हाथ पर अपना हाथ रखा तो वैभव ने हल्के से नन्ही का हाथ झटक दिया। नन्ही ने गाड़ी की चाबी निकाली तो वैभव नन्ही से चाबी छीनने लगा। नन्ही चाबी अपने हाथ से इधर उधर कर रही थी। वैभव ने नन्ही की कलाई कसकर पकड़ी और चाबी छीनकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। नन्ही ने वैभव की ओर गुस्से से देखा और चेहरा बाहर की ओर करके बैठ गई। वैभव ने भी गुस्से से गाड़ी घर की तरफ बढ़ा दी। कैफेटेरिया के कोने में लगे टेबल पर आमने सामने नेहा और विराज बैठे हुए थे। वेटर आया और 2 कप कॉफी रखकर चला गया। नेहा ने विराज की ओर देखा और उसकी ओर कॉफी का कप बढ़ा दिया। विराज ने नेहा को देखते हुए कॉफी का कप उठा लिया और पीने लगा। नेहा ने भी अपना कॉफी का कप उठाया और एक सिप लेकर वापस टेबल पर रख दिया। आई एम सॉरी, नेहा ने कहा तो विराज हैरानी से नेहा को देखने लगा। आप इतनी दूर से मेरे लिए आए और मैंने आपसे बात नहीं की। आई एम रियली सॉरी। आपको बुरा तो नहीं लगा? नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आपकी किसी बात का मुझे बुरा लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझसे कोई गलती हुई हो तो आई एम सॉरी। आपको अचानक बिना बताए आ गया। मुझे आपको बताना चाहिए था। ऐसे ही एकदम से आपके सामने आकर आपको अनकंफर्टेबल कर दिया। विराज ने भी गहरी निगाहों से नेहा को देखते हुए कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपका काम कैसा चल रहा है? नेहा को कुछ नहीं सूझा तो उसने काम के बारे में पूछ लिया। विराज के चेहरे पर स्माइल आ गई। काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिलहाल तो सिर्फ शादी की तैयारियां चल रही हैं। आपके आने का इंतजार है। जब आप ऑफिशियली मेरी हो जाएंगी, मिसेस नेहा विराज अग्रवाल। विराज ने कप टेबल पर रखते हुए कहा। अपना नाम इस तरह से विराज के साथ जुड़ते हुए सुनकर नेहा के दिल में अजीब से एहसास उत्पन्न हो रहे थे। नेहा की नजरें विराज की नजरों से मिल गईं। आज नेहा कुछ अलग ही महसूस कर रही थी। विराज ने नेहा के हाथ पर अपना हाथ रखा तो नेहा ने नजरें उठाकर विराज की ओर देखा। विराज के चेहरे पर स्माइल देखकर नेहा ने अपना हाथ नहीं हटाया। विराज ने नेहा का हाथ सीधा किया और उस पर एक छोटा सा बॉक्स रखा और हाथ छोड़ दिया। नेहा ने सवालिया नजरों से विराज की ओर देखा तो विराज ने आंखों से इशारा करते हुए गिफ्ट खोलने के लिए कहा। नेहा ने वह बॉक्स खोला तो इसमें से बहुत ही प्यारी सिल्वर चैन निकली, जिस पर नेहा और विराज के नाम का पेंडेंट बना हुआ था। मैं ये कैसे? नहीं, मैं ये नहीं ले सकती, नेहा ने कहा। क्यों? हम दोनों की शादी होने वाली है नेहा। कुछ ही दिनों में हम दोनों जिंदगी के उस रास्ते पर चलने वाली हैं जहां हम सफर कहलाएंगे। तो क्या मैं अपनी होने वाली पत्नी के लिए एक गिफ्ट भी नहीं ले सकता? नेहा ने कुछ नहीं कहा। चैन बॉक्स में डालकर वह बॉक्स अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। ये गिफ्ट मैंने आपको हाथ में पकड़ने के लिए नहीं, गले में पहनने के लिए दे रहा हूँ। उम्मीद है शादी से पहले आप इसे मेरी तरफ से आपसे पहली बार मिलने का तोहफा समझकर जरूर पहनेंगी। जब आप इसे पहन लोगी तब मुझे लगेगा कि मैं आपकी ज़िंदगी में कुछ तो मायने रखता हूँ।
नेहा ने नजरें उठाकर विराज की ओर देखा। 2 साल पहले जब आपको देखा था तो देखता रह गया था। आपने मुझे कभी नजर उठाकर नहीं देखा, वैभव के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, क्योंकि आपके सामने आने की तो हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन आपने साफ मना कर दिया। फिर भी हर रोज आपको देखने के लिए आपके ऑफिस के चक्कर काटा करता था। आपकी नज़र मुझ पर पड़ जाए और आपको मुझ गरीब पर तरस आ जाए, लेकिन आपको कभी मेरी मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ। जब वैभव आपके लिए रिश्ते ढूंढता था तो पता कितनी तकलीफ होती थी मेरे दिल में, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। हिम्मत हार गया था। फिर एक दिन वैभव का फ़ोन आया कि आपने शादी के लिए हाँ कर दी है। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन उसी दिन मुझे अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी से उनके साथ बिजनेस करने का ऑफ़र आया और मुझे यहाँ से दूर जाना पड़ा। इस 1 साल में सिर्फ तस्वीरों में आपको देख देख कर दिन गुजारे हैं मैंने। पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा आप मुझसे बात करती थी फ़ोन पर, और आज मेरे सामने बैठी हैं। मेरे दिल की हर तमन्ना पूरी हो गई। आपके जीवन साथी बनने से पहले मैं आपका एक दोस्त बनना चाहता हूँ, क्योंकि सगाई के वक्त आपने मुझे अपनी ज़िंदगी की हर हकीकत से रूबरू करवा दिया था। वैभव से मोहब्बत, नन्ही भाभी से दुश्मनी, नफ़रत, सब कुछ। और आपकी इस सच्चाई के कारण मेरी मोहब्बत आपके लिए और बढ़ती गई। आपकी मोहब्बत की मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए शादी के बाद भी आपको मैं कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं होने दूंगा। आप हमेशा याद रखना, हम सफ़र से पहले हम अच्छे दोस्त हैं। आपको जो मेरे साथ असहजता महसूस होती है, मैं चाहता हूँ आप उसे अपने दिल से निकाल दें। मुझे बहुत खुशी होगी। शादी के बाद आपकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहब्बत और समर्पण में मर्ज़ी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी मर्ज़ी नहीं होगी, हम अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। विराज की बातें सुन नेहा की आंखों में नमी उतर आई थी। एक और बात, विराज के कहते ही नेहा ने विराज की ओर देखा। ये आपकी आंखों की नमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी सब आपकी पसंद से होगा, आपकी मर्जी से होगा, लेकिन आपके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट होनी चाहिए, और ये मेरी पसंद है। इसलिए आपको भी मेरी मर्जी से चलना होगा और अपनी आंखों से ये नमी दूर करके मुस्कुराहट भरनी होगी। विराज नेहा के दोनों हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा। नेहा के चेहरे पर विराज की बातों से अपने आप मुस्कुराहट फैल गई। वेटर के आने से विराज ने नेहा के हाथों से अपने हाथ हटा लिया। वेटर बिल टेबल पर रख गया। कुछ और पसंद है आपको इस कैफेटेरिया में? विराज ने कहा तो नेहा ने अपनी गर्दन नामे हिला दी। विराज अपने दोनों हाथ अपनी ठोड़ी पर टिकाकर नेहा को बड़े प्यार से देखने लगा। विराज के इस तरह देखने से नेहा के चेहरे पर शर्म के भाव आ गए। नेहा पलके झुकाकर मुस्कुराने लगी। वैभव ने ब्यास हाउस पहुंचकर गाड़ी पार्क की और नन्ही की ओर देखा। नन्ही ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और वैभव की ओर बिना देखे बाहर निकलकर घर के अंदर चली गई। कमाल है, नाराज मुझे होना चाहिए। हमेशा मेरे साथ नाइंसाफी होती है। जब भी मैं साथ रहने की बात करता हूँ तो मेरी पत्नी मुझसे दूर भागती है। हर किसी की चिंता होती है, सिर्फ अपने पति को छोड़कर। और अभी देखा, मुझसे ही नाराज होकर मुंह फुलाकर चली गई। चलो वैभव बाबू, आपकी जान आपसे नाराज हो गई, आपको ही मनाना पड़ेगा। सच कहा है किसी ने कि बीवी भी किसी त्योहार से कम नहीं है, हर बार पति को ही मनाना पड़ता है। वैभव खुद ने बड़बड़ाया और गाड़ी से निकलकर ब्यास हाउस के अंदर चला गया। मेघा जी हॉल में बैठकर व्योम को खेलते हुए देख रही थी। वेद भी सोफे पर बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहा था। नन्ही अंदर आई। नौकर ने नन्ही के हाथ से सारा सामान लेकर रूम में रखने चला गया। नन्ही व्योम के पास बैठ गई। वैभव अंदर आया, नन्ही की ओर देखने लगा। नन्ही ने मुंह टेढ़ा करते हुए वैभव को देखा और चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। वैभव नन्ही के पास आकर कुछ कहता, उससे पहले ही नन्ही ने व्योम को अपनी गोद में उठाया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। वैभव ने आकर वेद के सर पर हाथ फेरा और नन्ही के पीछे पीछे चला गया। नन्ही अपने रूम में पहुंची, व्योम को बेड पर बिठाया और दरवाजे के पास आ गई। जैसे ही वैभव दरवाजे के पास आया, नन्ही ने वैभव के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। वैभव बड़बड़ाते हुए नीचे आ गया और सोफे पर बैठ गया। दोनों को इस तरह देखकर मेघा जी समझ चुकी थी कि फिर से दोनों के बीच नोकझोंक हुई है। क्या होगा इन दोनों का? प्यार करने से ज्यादा तो ये दोनों लड़ते हैं, मेघा जी ने कहा और उठकर अपने रूम की ओर चली गई। वैभव बेड के पास बैठकर
नन्ही को मनाने के तरीके सोचने लगा। चलें, बहुत देर हो गई है, नेहा ने हिम्मत करके कहा। विराज ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और उठकर खड़ा हो गया। नेहा भी उठ गई। विराज ने वेटर को इशारा किया तो वेटर पैसे लेकर चला गया। विराज और नेहा बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। विराज ने गाड़ी स्टार्ट की और ब्यास हाउस की ओर बढ़ा दी। नेहा खिड़की से बाहर देख रही थी और विराज खिड़की से आती हवा से उड़ रहे नेहा के सुनहरे बालों को देख रहा था। नेहा ने मुड़कर विराज की ओर देखा तो उसे खुद को देखते पाया। नेहा ने आंखों के इशारे से विराज को ड्राइविंग पर ध्यान देने के लिए कहा। थोड़ी देर में गाड़ी ब्यास हाउस के बाहर आकर रुकी। विराज ने जल्दी से उतरकर नेहा की तरफ का दरवाजा खोला। नेहा बाहर आई। विराज को बाय बोलकर नेहा ब्यास हाउस के अंदर जाने के लिए बढ़ गई। विराज ने भी नेहा को बाय बोला और गाड़ी से ट्रिक लगाकर खड़ा हो गया और जाती हुई नेहा को देखने लगा। कुछ कदम पर चलकर नेहा रुक गई। पीछे पलट कर देखा तो विराज उसे ही देख रहा था। नेहा वापस विराज के पास आई और अपने हाथ में पकड़ा बॉक्स विराज की ओर बढ़ा दिया। विराज सवालिया नजरों से नेहा की ओर देखने लगा। इसका मतलब आपको मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया? विराज ने सवाल किया। नेहा ने बिना कोई जवाब दिए अपने एक हाथ से विराज का हाथ थामा और उसके हाथ में वह बॉक्स थमाकर पलटकर खड़ी हो गई। विराज असमंजस के भाव से नेहा को देखने लगा। नेहा ने मुड़कर एक नज़र विराज के चेहरे को देखा और फिर अपने एक हाथ से अपने बाल आगे की ओर कर लिए। विराज की नज़र नेहा की खुली पीठ पर गई। नेहा ने डीप बैकलेस कुर्ता पहना हुआ था। विराज ने अपनी नज़रें झुका लीं। खुद अपने हाथ से पहनाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेहा ने विराज की तरफ पीठ किए हुए ही कहा। विराज को नेहा की बात समझ आई तो उसके चेहरे पर मुस्कान ठहर गई। विराज ने हाथ बढ़ाकर नेहा के गले में वो पेंडेंट पहना दिया। पेंडेंट पहनाते वक्त विराज की उंगलियां नेहा के गले को छू गईं। नेहा अपनी जगह पर जम गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। बहुत खूबसूरत लग रहा है पेंडेंट आपके गले में आकर, विराज ने उसके सामने आकर कहा। नेहा ने आंखें खोली और विराज को देखकर ब्यास हाउस के अंदर जाने लगी। विराज ने जाती हुई नेहा का हाथ थाम लिया। नेहा ने पलटकर नहीं देखा तो विराज ने नेहा का हाथ छोड़कर अपने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। नेहा ने एक नज़र विराज को देखा और घर के अंदर भाग गई। विराज भी मुस्कुराकर अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल गया। अपने रूम की खिड़की पर खड़ी नन्ही ने उन दोनों को देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वैभव जो गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर की ओर आया था, नेहा और विराज को देखकर वहीं छुपकर उनको देख रहा था। दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ते देख वह भी खुश हो गया। नेहा अंदर पहुंची और सीधा अपने कमरे की तरफ भाग गई। रूम में पहुंचकर दरवाजा बंद किया और उसी दरवाजे से टिककर खड़ी हो गई। सांसें तेज चल रही थीं। विराज की उंगलियों का उसके गले पर स्पर्श करना अलग ही एहसास करा गया था उसे। नेहा खुद को शांत करने की कोशिश में लगी हुई थी। आंखों के सामने विराज के साथ बिताए पल रील की तरह चल रहे थे। नेहा आंखें खोल टेबल की ओर बढ़ी और पानी का गिलास उठाकर एक ही सांस में पी गई। फोन पर मैसेज आने से नेहा का ध्यान फोन पर गया तो वह अपने फोन को देखकर बेड पर औंधे मुंह लेट गई। मैसेज विराज का था जिसमें थैंक यू के साथ आई लव यू लिखा था। नेहा के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान उभर आई और उसने फोन साइड पर रखकर अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। विराज अपने घर के बाहर गाड़ी पार करके नेहा के रिप्लाई का इंतजार कर रहा था। कुछ देर तक नेहा का रिप्लाई नहीं आया। विराज अपना सिर झटक कर गाड़ी से निकलकर घर के अंदर चला गया। विराज के माता पिता विनोद अग्रवाल, विनीता अग्रवाल हाल में सामान फैलाए बैठे थे। विराज उनके पास जाकर अपनी मां विनीता अग्रवाल के गले में बाहें डालकर बैठ गया। विनीता जी ने घूरते हुए विराज की तरफ देखा और चेहरा दूसरी साइड करके बैठ गईं। सॉरी मम, विराज ने एक हाथ से अपनी माँ का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा। आते ही कहाँ निकल गया था तू? विनीता जी ने नाराजगी से कहा। अरे मम, आपकी बहू से मिलने गया था। नेहा के बारे में सुनते ही विनीता जी के चेहरे पर खुशी की लकीरें उभर आईं। तो मुझे भी ले जाता ना, मैं भी मिलना चाहती हूँ अपनी बहू से। मॉम, मैं खुद मिलने से डर रहा था तो आपको कैसे बताता। और वैसे भी बड़ी शर्मीली है आपकी बहू, मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। आप खुद ही कॉल कीजिए और मिलने का प्लान बना लो। आपके साथ साथ मैं भी मिल लूँगा। नहीं, हम परसों शगुन देने जा रहे हैं। तुम तो मिल आए,
अब तुझे नहीं लेकर जाएंगे। विनीता जी ने भी विराज को परेशान करने के इरादे से कहा। प्लीज़ मॉम, मैं भी चलूँगा आपके साथ, विराज ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। हाँ हाँ, तुम भी साथ चल रहे हो, तुम्हारे बिना शगुन की रस्म कैसे पूरी होगी, विनोद जी ने कहा। विराज ने दोनों के बीच बैठकर गले में बाहें डालकर अपने मैम डैड को बारी बारी से किस किया और उनके गले लग गया। थोड़ी देर बाद विराज अपने कमरे में पहुंचा, तभी उसके फ़ोन में नेहा का मैसेज झिलमिला रहा था। थैंक यू की कोई बात नहीं, गुड नाइट। नेहा के मैसेज से विराज के चेहरे पर स्माइल आ गई। अभी तो शाम हुई है, अभी से गुड नाइट। मैसेज छोड़कर विराज बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। बाथरूम से बाहर आकर देखा तो फ़ोन पर नेहा का फिर से मैसेज आया था। विराज ने खुश होकर रिप्लाई किया। काफ़ी देर दोनों मैसेज में बातें करते रहे। हाल में बैठकर वैभव नन्ही को मनाने के तरीके ढूंढ रहा था, लेकिन नन्ही मुंह फुलाकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। डिनर के वक्त मेघा जी ने सबको बुलाया तो सब आकर डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए बैठ गए। डिनर करने के बाद सब लोग हॉल में ही बैठ गए। सब सामान देख लिया ना नन्ही, परसों शगुन है, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, मेघा जी ने सामान की लिस्ट देखते हुए कहा। जी मम, सब तैयारी हो गई हैं, नन्ही ने तिरछी नज़र से नेहा को देखते हुए कहा, जो अपने फ़ोन पर मैसेज टाइप कर रही थी। बहुत ही खूबसूरत पेंडेंट है, नन्ही ने नेहा के करीब जाकर उसके गले में पहने हुए पेंडेंट को अपने हाथों में लेते हुए कहा। हाँ, वो विराज ने दिया, नेहा ने कहा। विराज ने सिर्फ दिया या फिर खुद अपने हाथों से पहनाया भी, नन्ही ने नेहा को छेड़ते हुए कहा। नन्ही के बोलते ही सबकी नज़रें नेहा की तरफ उठ गईं। वैभव भी होंठ दबाकर हंस पड़ा। नेहा ने घबराकर नन्ही की ओर देखा तो नन्ही के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। नहीं, मुझे दिया था, मैंने खुद ही पहन लिया, नेहा ने झूठ बोल दिया। राजेंद्र जी को उसी वक्त किसी का फ़ोन आया, तब उठकर दूसरी तरफ बात करने चले गए। पर मुझे तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने खुद पहनाया हो, मैंने तो खिड़की से देखा, विराज तो तुम्हें खुद पहना रहे थे, नन्ही ने नेहा को तंग करते हुए कहा। नेहा के चेहरे पर हैरानी और मुस्कुराहट के मिले जुले भाव उभर आए। नेहा ने सिर झुका लिया। अरे वाह, हमारी नेहा को शर्माना भी आता है, मुझे तो आज पता लगा। नन्ही के बोलने से मेघा जी और वैभव नेहा को देखकर हंसने लगे। नेहा शर्माकर नन्ही के गले लग गई। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ नेहा, तुमने अपनी तरफ से विराज और अपने रिश्ते के लिए कोशिश की। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे पूरा भरोसा है तुम दोनों का यह रिश्ता बहुत ही प्यारा बनेगा, नन्ही ने कहा तो नेहा ने भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए नन्ही को और कसकर पकड़ लिया। मेघा जी भी उन दोनों के पास आईं तो दोनों मेघा जी के गले लग गईं। वैभव दूर खड़ा देख रहा था। मेघा जी के हाथ के इशारे से वैभव भी आया और उनके साथ तीनों गले लग गए। नेहा के फ़ोन पर विराज का नंबर फ्लैश होने लगा। नेहा ने सबकी ओर देखा तो सब मुस्कुरा दिए। नेहा भागते हुए अपने कमरे में चली गई और विराज से बात करने लगी। मेघा जी वेद और व्योम के साथ अपने रूम में चली गईं। नन्ही सोफे पर बैठकर अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। वैभव ने पास बैठकर नन्ही के हाथ पर अपना हाथ रखा तो नन्ही ने वैभव का हाथ झटका और उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। वैभव नन्ही के पीछे दौड़ा। रूम के दरवाजे पर पहुंचकर नन्ही अंदर गई और दरवाज़ा बंद करने लगी तो वैभव ने अपने दोनों हाथों से दरवाज़ा पकड़ लिया। नन्ही दरवाज़ा बंद नहीं कर पाई। वैभव रूम के अंदर दाखिल हुआ। उसने जल्दी से नन्ही को पकड़ा और दरवाज़ा लॉक कर दिया। नन्ही फिर से वैभव को खुद से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वैभव ने नन्ही को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर जाकर छोड़ दिया। नन्ही वैभव की ओर गुस्से भरी निगाहों से देख रही थी। सॉरी, समय बिताना चाहता था तुम्हारे साथ, इसलिए रोक रहा था, तुमने मेरी बात नहीं मानी, गुस्सा मुझे होना चाहिए और मुंह फुलाकर तुम बैठी हो। वैभव ने नन्ही के आसपास अपने दोनों हाथ रखकर उसके ऊपर झुकते हुए कहा। नन्ही ने वैभव को धक्का दिया और चेहरा दूसरी तरफ करके बैठी रही। वैभव ने एक हाथ से नन्ही का चेहरा अपनी तरफ किया और दोनों हाथ से थामते हुए नन्ही के होठों को अपने होठों से छू लिया। नन्ही की आंखें शर्म से झुक गईं और नन्ही वैभव के सीने से लग गई। वैभव के चेहरे पर भी मुस्कान खिल गई। 2 दिन हंसते खेलते निकल चुके थे। वैभव और नन्ही की प्यार भरी नोकझोंक, फिर उनकी खामोश मोहब्बत, वैभव का नन्ही को मनाना, वैभव की एक स्पर्श से नन्ही का पिघल जाना, नेहा और विराज की बातें। 2 दिन से वह मिले नहीं थे। आज व्यास हाउस में चहल पहल थी।
आज नेहा और विराज का शगुन जो था। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। नेहा को तैयार करने के लिए खास लड़कियां बुलाई गई थीं। मेघा जी और राजेंद्र जी मेहमानों की आवभगत में लगे हुए थे। वैभव काम करते हुए हर नज़र में नन्ही को ढूंढ रहा था। सुबह से वैभव और नन्ही ने एक बार भी एक दूसरे को नहीं देखा था। कानपुर से नन्ही के माता पिता आशा जी और विजय जी, नन्ही के भाई भाभी तरुण और सपना आ गए थे। वेद और व्योम अपने नाना नानी और मामा मामी के साथ घुल मिल गए थे। वैभव, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, विराज के परिवार वाले आते ही होंगे, मेघा जी ने कहा और आशा जी के पास आ गईं। आशा जी और मेघा जी दोनों मिलकर सब तैयारियां देखने लगीं। वैभव हामे गर्दन हिलाते हुए सब और नन्ही को ढूंढते हुए रूम की ओर बढ़ गया। वैभव जैसे ही रूम में पहुंचा तो नन्ही को देखकर वैभव के कदम जम गए। नारंगी रंग की साड़ी के साथ ब्लैक कलर का बैकलेस ब्लाउज पहने नन्ही आईने के सामने खड़े होकर अपने हाथ पीछे की ओर करके डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी। दरवाजे पर आहट सुनकर नन्ही ने पलटकर देखा। मांग में बड़ा सा सिंदूर, आंखों में काजल, माथे पर छोटी सी ब्लैक कलर की बिंदी, कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में मंगलसूत्र, बालों को खुला रखकर एक साइड कर रखा था। नन्ही को देखकर वैभव पलके झपकाना ही भूल गया। वैभव की नज़र खुद पर पड़ते ही नन्ही ने शर्माकर जमीन में नजरें गड़ा लीं। कुछ देर तक वैभव जब अपनी जगह पर से ना हिला तो नन्ही ने हैरानी से नजरें उठाकर वैभव की ओर देखा और धीरे धीरे से चलकर वैभव के पास आई और वैभव के चेहरे पर अपना हाथ रखा तो वैभव को होश आया। क्या हुआ? नन्ही ने वैभव को देखा और कहा। वैभव ने नन्ही का एक हाथ थामा और अपने सीने पर रखा। नन्ही ने असमंजस के भाव से वैभव की ओर देखा। मेरी हार्ट बीट 200 की स्पीड से चल रही है, वैभव ने कहा और मुड़कर जाने लगा। नन्ही हैरानी से जाते हुए वैभव को देखने लगी, फिर जल्दी से जाकर वैभव को पीछे से दोनों बाहों से पकड़कर खींचा। कहाँ जा रहे हैं आप? नन्ही ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए वैभव से पूछा। मैं वो बाहर जा रहा था, वैभव ने पलटकर अपनी नज़र नीचे करते हुए कहा। पर क्यों? आपको तैयार नहीं होना? पहले ये मेरी डोरी बांध दीजिए और फिर आप भी तैयार हो जाइए, नन्ही ने कहा और आईने के पास जाकर अपनी पीठ वैभव की ओर करके खड़ी हो गई। नन्ही ने आईने में से देखा तो वैभव अभी भी नजरें झुकाए वहीं पर खड़ा था। नन्ही मुड़कर वैभव की ओर आई और उसका हाथ थामकर अपने साथ ले जाकर आईने के पास खड़ा कर दिया और उसके सामने पीठ करके खड़ी हो गई। वैभव आईने में से नन्ही का चेहरा देख रहा था। नन्ही ने भौहें उचकाकर पूछा, क्या हुआ? तो वैभव ने गर्दन नामे हिलाकर ना कहा और अपने हाथ नन्ही की पीठ की तरफ किए। वैभव के हाथ नन्ही की पीठ पर लगते ही उससे पहले ही नन्ही ने आईने में से देखा। दरवाजे पर मेड वेद और व्योम को लिए खड़ी थी। नन्ही पलटकर उसकी तरफ आई तो वैभव ने अपने हाथ नीचे किए और कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। मम्मा, दादी ने कहा है व्योम को रेडी कर दो और मुझे भी, वेद ने कहा। नन्ही ने जल्दी से व्योम को अपनी गोद में उठाया और बेड पर बिठा दिया और कबर्ड में से वेद और व्योम के कपड़े निकालने लगी। कपड़े लेकर नन्ही व्योम को रेडी करने लगी। मेड वेद को रेडी करने में हेल्प करने लगी। रह रहकर वैभव की नज़र नन्ही की ओर उठ रही थी। खुद को काबू करते हुए वैभव अपनी नज़रें इधर उधर कर रहा था। वेद रेडी होकर बेड पर बैठ गया। नन्ही ने वैभव के कपड़े कबर्ड से निकाले और वैभव की तरफ बढ़ा दिए। वैभव अपने कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ गया। नन्ही ने व्योम को रेडी किया और दोनों बच्चों को मेड के साथ नीचे भेज दिया और वैभव का इंतजार करने लगी। कितना वक्त लगाते हैं चेंज करने में, याद ही नहीं रहा। मीना आई थी, उससे ही डोरी बंधवा लेती, नन्ही खुद में बड़बड़ा रही थी। तभी वैभव बाथरूम से बाहर आया, जिसने वाइट शर्ट के साथ डेनिम ब्लू कलर की जीन्स पहन रखी थी। बाजू से आस्तीन फोल्ड करते हुए वैभव नन्ही की ओर आया। ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी अपनी घड़ी उठाई और अपनी कलाई में पहनकर अपने बालों को सेट करने लगा। नन्ही वैभव को देख रही थी। वैभव बहुत स्मार्ट लग रहा था। वैभव को हमेशा से वाइट कलर पहनना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए आज के लिए भी नन्ही ने उसके लिए वाइट कलर की शर्ट ही खरीदी थी, जिसमें वैभव की पर्सनालिटी देख नन्ही उस पर से नजरें नहीं हटा पा रही थी। वैभव नन्ही को बिना देखे बाहर जाने के लिए मुड़ गया। अरे मेरी डोरी, नन्ही ने खींचते हुए कहा तो वैभव के कदम ठहर गए। वैभव पलटा। नन्ही गुस्से से उसको घूर रही थी। क्या बात है, आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? नन्ही ने खुद को आईने में देखते हुए वैभव से पूछा। वैभव नन्ही के पीछे खड़े होकर उसे आईने में देखने लगा।
नन्ही ने 2-3 बार अपनी पलकें झपकाई तो वैभव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वैभव ने नन्ही के ब्लाउज की डोरी बांधी और उसे बाहों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। नन्ही वैभव की आंखों में देखने लगी। पता है नन्ही, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वैसे तो हर रोज मुझे खूबसूरत ही लगती हो तुम, लेकिन आज तुम्हारा यह रूप बहुत ही दिलकश लग रहा है। गुरूर हो रहा है खुद पर कि तुम मेरी हो। तुम्हें छूने, तुम्हें देखने का हक सिर्फ मुझे है। नन्ही की आंखों में देखते हुए वैभव ने आगे कहा, आज तुमसे नज़र हटा नहीं पा रहा हूँ। जब से इस कमरे में आया हूँ, बेकाबू हो रहा है मेरा दिल। तुम्हें अपने सामने देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे करीब आने से। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा मेकअप खराब हो, तुम्हें दोबारा मेकअप करना पड़े, दोबारा लिपस्टिक लगानी पड़े, इसलिए जा रहा हूँ। लेकिन मेरा इस तरह तुम्हें बिना देखे, बिना कुछ कहे जाना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो नीचे जा रहा था, खुद को काबू कर रहा था। बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रखा था मैंने, लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लगा और तुम्हारा वैभव तुम्हें नाराज करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। इसलिए वैभव ने शरारती मुस्कान होठों पर सजाते हुए नन्ही के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। नन्ही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वैभव कुछ देर पर्सनैलिटी किस करने के बाद नन्ही से दूर हुआ और अपने होठ साफ करते हुए नन्ही को एक कातिल मुस्कुराहट देते हुए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। नन्ही जो अभी तक हैरानी से खड़ी थी, उसने पलटकर आईने में खुद को देखा और अपने पैर जोर से जमीन पर पटक दिए। नन्ही दोबारा से तैयार होकर रूम के बाहर आई और नेहा के रूम की ओर चली गई। नन्ही ने नेहा के रूम का दरवाज़ा खोला। नेहा आईने के सामने तैयार बैठी थी। नन्ही ने पीछे से जाकर नेहा को साइडा किया और उसके सर पर चूम लिया। नेहा ने नजरें उठाकर नन्ही की ओर देखा। नन्ही ने नेहा को बाहों से पकड़कर खड़ा किया और अपनी आंखों से काजल निकालकर नेहा के कान के पीछे लगाते हुए कहा, बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नज़र ना लगे। आज तो हमारे विराज बाबू की खैर नहीं, वह तो आपको देखते ही लट्टू हो जाएगा। नन्ही ने नेहा को छेड़ते हुए कहा, ठीक वैसे ही जैसे वैभव तुम्हें देखकर लट्टू की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमता है। नेहा ने भी नन्ही को छेड़ते हुए कहा और अपनी आंखों से काजल निकालकर नन्ही के कान के पीछे लगा दिया और कहने लगी, और तुम बहुत ही सेक्सी लग रही हो। लगता है अभी तक वैभव ने तुम्हें नहीं देखा, देख लेता तो जरूर बेईमान हो जाता। नेहा ने नन्ही से कहा तो नन्ही को कुछ देर पहले वैभव की गई हरकत याद आ गई। नन्ही के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। आहा, कहाँ खो गई, कहीं वैभव ने चांस मार तो नहीं लिया। नेहा ने नन्ही के कंधे पर कंधा मारते हुए उसे छेड़ा। नन्ही ने नेहा को आंखें दिखाई और दोनों एक साथ हंस पड़ी। तुम जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, मुझे तंग कर रही हो, नीचे चलो, विराज आने वाला होगा, फिर बोलना, देखती हूँ उसके सामने क्या बोलती हो तुम। नन्ही ने कहा तो नेहा ने अपने कान पकड़ लिए। अच्छा तुम बैठो, मैं ज़रा नीचे देख लूँ, कुछ काम तो नहीं। और तुम ज़रा अपने विराज को पूछो तो सही, कहाँ रह गया, आज भी लेट, आज तो उसे जल्दी आना चाहिए। नन्ही ने कहा और चली गई। नन्ही के जाते ही नेहा ने विराज को मैसेज किया। विराज का रिप्लाई आते ही नेहा की धड़कन बढ़ गई। नन्ही साड़ी संभाले सीढ़ियाँ उतर रही थी। नीचे खड़े वैभव की नज़र नन्ही पर गई। नन्ही की तरफ देखकर अपनी एक आंख दबाकर इशारा किया तो नन्ही ने घूरते हुए वैभव को आंखें दिखाईं और नीचे आकर अपनी माँ आशा जी और विजय जी की तरफ बढ़ गई। आशा जी और विजय जी अपनी बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ देखकर खुश हो रहे थे। तरुण भी अपनी बहन को खुश देखकर खुश था। सपना को नन्ही से अभी भी चिढ़ थी, इसलिए वह चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी। वैभव नन्ही के साथ विजय जी और आशा जी से मिला और उनसे बातें करने लगा। विराज अपने माता पिता और कुछ रिश्तेदारों के साथ दरवाजे पर खड़ा था। वैभव, नन्ही, मेघा जी और राजेंद्र जी दरवाजे पर गए और उनका स्वागत करने लगे। विराज ने मेघा जी और राजेंद्र जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और फिर वैभव के गले लग गया। नन्ही को हाथ जोड़कर नमस्ते कहा तो राजेंद्र जी और मेघा जी विराज के माता पिता से मिलने लगे। सबने एक दूसरे को बधाई दी और विराज को घर के अंदर लाकर सोफे पर बैठा दिया। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। विराज सोफे पर बैठकर नेहा के आने का इंतजार कर रहा था। मेघा जी के कहने पर नन्ही और वैभव नेहा को लेने के लिए चले गए। रूम में पहुंचकर वैभव और नन्ही नेहा के पास आ गए। तीनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो गए। वैभव ने माहौल ठीक करते हुए नेहा से हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। फिर नन्ही नेहा को लेकर नीचे जाने लगी।
सीढ़ियों पर पहुंचते ही नीचे बैठे विराज को देखकर नेहा ठिठक गई। सबकी नज़र सीढ़ियों पर गई तो विराज ने भी उस ओर देखा जहां नेहा हरे रंग की सिल्क साड़ी में खड़ी थी। नेहा के हाथों में साड़ी के बॉर्डर से मैच करती हुई गोल्डन कलर की भर भर कर चूड़ियां पहन रखी थी। माथे पर छोटा सा मांग टीका, कानों में गोल्डन कलर के इयररिंग्स, गले में विराज और नेहा के नाम का पेंडेंट पहन रखा था। सादगी भरे अंदाज में नेहा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। विराज की नज़रें नेहा पर ठहर गई थी। नेहा की नज़रें उठी तो विराज ने भी नेहा की साड़ी के कलर से मैचिंग शेरवानी पहन रखी थी, जिसमें विराज बहुत हैंडसम लग रहा था। नन्ही के साथ चलते हुए नेहा धीरे धीरे विराज के पास पहुंच चुकी थी। विराज एकटक नेहा की ओर देखे जा रहा था। नन्ही के चुटकी बजाने से विराज को होश आया तो वो झेप कर नीचे सर झुकाकर मुस्कुराने लगा। विराज को मुस्कुराते देख नेहा के भी चेहरे पर मुस्कान फैल गई। सब मेहमान अपनी जगह पर बैठकर नई जोड़ी को देखने लगे। शगुन की रस्म शुरू करने में अभी वक्त था। तभी दरवाजे पर परी और राधिका ने खुशी से चिल्लाकर वेद को पुकारा तो सबका ध्यान दरवाजे की ओर गया तो सबके चेहरे पर बच्चों को देखकर मुस्कुराहट फैल गई। वेद भागते हुए दरवाजे पर पहुंचा और परी से चिपक गया। नन्ही वैभव दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजे पर बच्चों के पीछे पूरी राय फैमिली खड़ी थी। नन्ही और वैभव ने आगे बढ़कर रीना जी और शिव जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और फिर साधना, परम, राधिका, अहम से भी मिले। सब एक दूसरे से गले मिलकर खुश हो रहे थे और साथ में इतने सालों के बाद मिलने से सबकी आंखें नम हो चली थीं। मेघा जी और राजेंद्र जी ने सबका स्वागत किया और सबको अंदर लेकर आए। वेद, परी और राधिका को डांस करने ले गया। तभी दरवाजे पर आर्या को लेकर खड़ी पिया को देखकर आशा जी, विजय जी, तरुण और सपना भी उठकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। पिया जल्दी से आगे बढ़ी और नन्ही के गले लग गई। नन्ही ने भी पिया को कसकर अपनी बाहों में ले लिया। दोनों की आंखों में नमी आ गई। नन्ही ने पिया से अलग होकर आर्या को अपनी गोद में लिया और दुलार करने लगी। पिया जाकर आशा जी और विजय जी के गले लग गई। वैभव भी पिया से मिला। पिया ने आगे बढ़कर मेघा जी और राजेंद्र जी का आशीर्वाद लिया। नेहा विराज के पास बैठी सबको देखकर खुश हो रही थी। सब नेहा और विराज के पास आए और उन्हें बधाई देने लगे। नन्ही की नजरें अभी भी दरवाजे पर टिकी थीं। नन्ही के चेहरे पर कसमकस थी। दिल में डर के साथ साथ वैभव के होने का सुकून भी था। वैभव नन्ही की हालत समझ रहा था। वैभव नन्ही के पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी पलकें झपकाकर इशारा किया तो नन्ही मुस्कुराने लगी। पिया नन्ही के पास आकर फिर से उसके गले लग गई। सॉरी नन्ही, पिया ने नन्ही से अलग होकर उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। किस बात के लिए दी? नन्ही ने सवालिया नजरों से पिया को देखते हुए कहा। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है नन्ही, तूने मुझे और ऋषभ को माफ़ कर दिया। दिल से मांगी हुई माफ़ी कबूल होती है दी, फिर वह चाहे इंसान के आगे मांगी हो या फिर भगवान के आगे। मैं बहुत खुश हूँ आपको और ऋषभ को एक दूसरे के साथ खुश देखकर, लेकिन मेरे खुद बुलाने पर भी ऋषभ नहीं आए। तभी छोटी सी आर्या दरवाजे पर खड़े ऋषभ को देखकर अपनी तोतली जुबान से पापा पापा कहते हुए चहकने लगी। पिया ने आंखों के इशारे से नन्ही को दरवाजे पर देखने के लिए कहा। नन्ही ने मुड़कर दरवाजे की ओर देखा तो सामने ऋषभ खड़ा था। ऋषभ को देखकर नन्ही के पांव अपनी जगह पर जम गए। धड़कन बढ़ गई। नन्ही की आंखों के आगे अतीत के कुछ कड़वे पल चलने लगे। आंखें आंसुओं से झिलमिला गईं। नन्ही के हाथों की पकड़ अपनी साड़ी के पल्लू पर कस गई। नन्ही के कदम लड़खड़ा रहे थे। वैभव ने जल्दी से नन्ही के पास आकर उसका हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। नन्ही ने वैभव की ओर देखा, आंखें बंद की तो आंसू की बूंदें नन्ही के गालों पर लुढ़क गईं। वैभव ने हाथ बढ़ाकर नन्ही के आंसू साफ किए और अपनी आंखों से इशारा करके नन्ही को आश्वस्त किया। नन्ही ने अपने होंठ भींचकर दोबारा ऋषभ की ओर देखा। दरवाजे पर ऋषभ ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में एक हाथ में बैसाखी लिए खड़ा था। ऋषभ ने नन्ही की ओर देखा। नन्ही के हाथ की पकड़ अपनी साड़ी के पल्लू पर ऋषभ ने देख ली थी। नन्ही की आंखों से बहते आंसू देखकर ऋषभ के दिल में टीस उठी। ऋषभ की आंखों में भी हल्की नमी सी आ गई थी, लेकिन आंखों पर चश्मा होने के कारण किसी को भी वो दिखाई नहीं दी। ऋषभ ने आंसुओं को छिपाते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान सजा दी। वैभव नन्ही का हाथ छोड़ दरवाजे पर खड़े ऋषभ की ओर बढ़ा और ऋषभ से हाथ मिलाकर
गले से लगा लिया। ऋषभ ने भी वैभव को एक हाथ से गले लगाया। वैभव ने ऋषभ को घर के अंदर आने के लिए कहा तो ऋषभ वैभव के साथ घर के अंदर आकर सीधा नन्ही के सामने आकर खड़ा हो गया। ऋषभ को अपने सामने इतना करीब देखकर नन्ही 2 कदम पीछे हट गई। वैभव ने आगे बढ़कर फिर से नन्ही का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। ऋषभ ने नन्ही को देखकर अपना एक हाथ अपने लेफ्ट साइड सीने पर रखकर नन्ही के आगे अपना सिर झुका दिया। नन्ही के साथ साथ सब ऋषभ को नन्ही के आगे इस तरह झुकते देख सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं, लेकिन अगले ही पल सबके चेहरे पर सुकून के भाव उभर आए। नन्ही ने भी अपने दोनों हाथ जोड़कर ऋषभ का स्वागत किया। तभी आर्या के पापा बोलते ही ऋषभ मुस्कुराकर आर्या की ओर देखने लगा और अपने एक हाथ से आर्या को अपनी गोद में ले लिया और पिया को अपने साथ चलने का बोलकर नेहा और विराज की तरफ आ गया। नेहा और विराज उठकर खड़े हो गए। पिया ने नेहा के गले लगकर बधाई दी और विराज के आगे हाथ जोड़कर बधाई देने लगी। विराज ने भी बदले में पिया के आगे अपने हाथ जोड़ दिए। आर्या को पिया की गोद में देकर ऋषभ विराज के गले लग गया। थैंक गॉड तुम आ गए, मुझे तो लगा था तुम कभी इंडिया वापस ही नहीं आओगे। ऋषभ, विराज ने कहा। कैसे नहीं आता, आखिर मेरे बिजनेस पार्टनर की शादी मेरी दोस्त नेहा से हो जा रही थी। ऋषभ ने नेहा की ओर मुस्कुराते हुए देखा तो बदले में नेहा भी हल्के से मुस्कुरा दी। अच्छा, मतलब तुम्हें अपनी दोस्त नेहा की शादी में आए हो, मैं सिर्फ तुम्हारा एक बिजनेस पार्टनर हूँ। विराज ने थोड़ा नाराजगी से कहा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हो, ऋषभ ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, लेकिन मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, तुमने आने से मना कर दिया था। फिर अचानक ही ऋषभ की नज़र नन्ही की ओर उठ गई। किसी ने इतने प्यार से बुलाया था कि खुद को रोक नहीं पाया। ऋषभ की नज़र खुद पर पड़ते ही नन्ही असहज हो रही थी। शगुन की रस्म अदा की जाए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। पंडित जी के कहने पर शगुन की रस्में शुरू की गईं। विराज की माँ ने आगे बढ़कर शगुन में लाई हुई चुनरी नेहा के सर पर उड़ाकर उसकी गोद में शगुन रखते हुए विनोद जी और विनीता जी ने नेहा को आशीर्वाद दिया। नन्ही अपनी जगह पर गुमसुम खड़ी थी। वैभव के हिलाने पर नन्ही होश में आई तो वैभव के साथ जाकर विराज को तिलक लगाकर शगुन की रस्म पूरी करने लगी। शगुन की रस्म पूरी होते ही सब लोग नाच गाना करने लगे। सब मेहमान खाना खाने में व्यस्त हो गए। राधिका, साधना, नन्ही, पिया सब आपस में बातें कर रहे थे। ऋषभ, वैभव, परम, अहम सब एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। बड़े लोग सब आपस में एक दूसरे का हालचाल पूछते हुए बातें कर रहे थे। नेहा और विराज अभी भी सोफे पर बैठे हुए थे। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, विराज ने नेहा को देखते हुए कहा। आप भी, नेहा ने जल्दी जल्दी में कहा तो विराज हैरानी से नेहा को देखने लगा। मैं भी? मैं भी क्या? मैं भी बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ क्या? विराज ने नेहा पर अपनी नज़र जमाते हुए कहा। नहीं, मेरा मतलब आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, नेहा ने झेपते हुए कहा। तो विराज की हंसी छूट गई। नेहा हैरानी से विराज को देखने लगी और फिर नेहा भी हंसने लगी। हंसते हुए नेहा बहुत खूबसूरत लग रही थी। विराज नेहा से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। विराज ने नेहा का हाथ कसकर पकड़ लिया। नेहा ने बड़ी बड़ी आंखें करते हुए विराज को देखा तो विराज के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। नेहा ने मुस्कुराते हुए चेहरा दूसरी ओर करके अपने होंठ चबाने लगी। धीरे धीरे सब मेहमान विदा लेकर जाने लगे। सब लोग बातों में लगे हुए थे। मौका पाकर विराज नेहा का हाथ पकड़कर कोने में एक पिलर के पीछे ले गया, जहाँ कोई नहीं था। नेहा हड़बड़ाहट में पीछे देखते हुए चल रही थी। विराज ने नेहा का एक हाथ थामकर उसे पिलर से सटा दिया और खुद पिलर के दोनों साइड हाथ रखकर नेहा को बड़े प्यार से देखने लगा। नेहा के हाथ पैर कांप गए थे। नेहा चेहरा एक साइड करके विराज का हाथ हटाने लगी। तभी विराज ने नेहा को पकड़कर कसकर अपने सीने से लगा लिया। नेहा स्ट्रेट खड़ी थी। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ पल बाद विराज नेहा को अपने से अलग करके उसके चेहरे की ओर बड़ी गौर से देखने लगा। नेहा भी विराज की आंखों में देखती रही। फिर एकदम से नेहा की आंखों में नमी छा गई। विराज के हाथ नेहा की दोनों बाहों पर कसे हुए थे। नेहा की आंखों में नमी देखकर विराज की पकड़ ढीली पड़ गई। विराज नेहा को छोड़कर उससे 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। नेहा ने अपनी नज़रें झुका लीं। आई एम सॉरी, विराज ने कहा तो नेहा ने अपनी पलकें उठाकर विराज की ओर
सवालिया नज़रों से देखा। आप सोच रही होंगी, कभी कहता है मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन खुद के कहे पर ही कायम नहीं रह पाता। सच कहूँ, अगर आप शादी के लिए हाँ नहीं करती ना, तो मैं कभी किसी से भी शादी नहीं करता। लेकिन जब आपने शादी के लिए हाँ कहा, सगाई हुई, तो दिल में कई अरमान थे कि शादी से पहले, सगाई से लेकर शादी तक के सफ़र की खूबसूरत यादें आपके साथ बनाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना, जिम्मेदारियां सपनों से कहीं बढ़कर होती हैं। वही जिम्मेदारियां मुझे सगाई के दूसरे दिन ही आपसे बहुत दूर ले गईं। लेकिन मैं खुश था, क्योंकि मुझे आपके लिए एक बेहतर लाइफ चाहिए थी। मुझे कुछ करना था, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना था, जिससे भविष्य में आपको खुश रख सकूं, आपकी हर ज़रूरत पूरी कर सकूं। इसलिए शादी से 10 दिन पहले आ गया। सोचा कि 10 दिन में इतनी यादें बनाऊंगा कि पूरी ज़िंदगी फिर अपने बच्चों को अपने किस्से बताया करूंगा। जानता हूँ, आपको मुझसे मोहब्बत नहीं, लेकिन मुझे आपसे बेशुमार मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत कि हंसते-हंसते आपके लिए अपनी जान भी दे दूँ, और मेरी मोहब्बत हम दोनों के लिए काफ़ी है। लेकिन आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ कुछ नहीं करना चाहता। जब भी आपको देखता हूँ, बेकाबू हो जाता हूँ। आपको छूकर यकीन करता हूँ कि सच में आप मेरी हैं। आप पर मेरा हक होने वाला है। मेरी पत्नी बनने वाली हैं आप, इसलिए खुद को रोक नहीं पाता। आई एम सॉरी, कहते हुए विराज नेहा के चेहरे पर अपना हाथ सहलाकर चला जाता है। नेहा आंखों में नमी लिए वहीं पिलर के साथ टेक लगाकर खड़ी रहती है। अपनी आंखों में आई नमी साफ करके विराज सबके बीच आकर खड़ा हो जाता है। नेहा भी अपना चेहरा साफ करके सबके बीच आकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद विराज और विराज के माता पिता सबसे विदा लेकर घर के लिए निकलते हैं। नेहा की नज़र विराज पर थी, लेकिन विराज बिना नेहा को देखे अपने माता पिता के साथ चला जाता है। नेहा भी उठकर अपने कमरे में चली जाती है। वैभव नौकर से कहकर सबको अपने अपने रूम में भिजवा देता है। फंक्शन से थककर सब लोग अपने अपने रूम में आकर फ्रेश होते हैं और थोड़ी देर आराम करने लगते हैं। नन्ही ऋषभ के साथ अभी भी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। बालकनी में खड़ी नन्ही अपनी सोच में डूबी थी। तभी वैभव ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा, तो नन्ही ने पलटकर वैभव की ओर देखा और उसके सीने से लग गई। वैभव की बाहें भी नन्ही की पीठ पर कस गईं। क्या हुआ नन्ही? वैभव ने नन्ही के बालों को सहलाते हुए पूछा। कुछ नहीं, नन्ही ने अपने हाथों की पकड़ वैभव की पीठ पर कसते हुए कहा। तुम जो सोच रही हो ना, वैसा कुछ नहीं है। अगर ऋषभ के मन में अभी भी कुछ होता, तो वह उस दिन तुम्हें मेरे पास वापस नहीं आने देता। आज हम दोनों साथ नहीं होते। ऋषभ और पिया एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। उनकी ज़िंदगी में प्यारी सी आर्या है, और मुझे लगता है तुम्हें भी सब कुछ भुलाकर अपने दिल से डर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऋषभ अब तुम्हारी बहन पिया का पति है, एक बेटी का पिता है। वैभव ने प्यार से नन्ही के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, तो नन्ही ने नजरें उठाकर वैभव की ओर देखा। वैभव ने नन्ही के होठों को अपने होठों से प्यार से छू लिया। नन्ही के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अभी भी यकीन नहीं कि तुम अब सिर्फ मेरी हो? तो दोबारा तुम्हारे होठों को छूकर फिर से बता सकता हूँ। वैभव ने शरारती अंदाज से अपने और फिर से नन्ही के होठों के करीब धीरे धीरे ले जाते हुए कहा। नंदी ने अपने होंठ वैभव के होठों से मिला दिए और कुछ पल बाद अलग होकर वैभव के सीने से लग गई। वैभव के चेहरे पर भी सुकून आ गया। पिया कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम की ओर चली गई। ऋषभ ने आर्या को अपने पेट पर सुलाया और थपकी देने लगा। आर्या को नींद आ गई। पिया बाथरूम से बाहर आई और आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारने लगी। ऋषभ पिया को देख रहा था। पिया ने आईने में से ऋषभ को देखा, तो पिया ने मुड़कर ऋषभ की ओर देखा और उसके पास आकर बैठ गई। ऋषभ ने आर्या को अपने पेट से उठाकर बेड पर सुलाया और उसको ब्लैंकेट से कवर कर दिया। ऋषभ उठा और बालकनी की तरफ बढ़ गया। पिया ने देखा तो वो भी ऋषभ के पीछे जाकर खड़ी हो गई। ऋषभ ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट अपने मुंह में रख जला ली। पिया चुपचाप पीछे खड़ी ऋषभ को देखती रही। ऋषभ को पता था पिया पीछे खड़ी है, फिर भी ऋषभ ने पलटकर नहीं देखा। ऋषभ सिगरेट पीते हुए धुआं आसमान की ओर छोड़ रहा था। पिया 2 कदम आगे बढ़कर ऋषभ के बराबर खड़ी हो गई। ऋषभ ने अपने मुंह से सिगरेट निकाली और अपने पैरों के नीचे रखकर कुचल दी। पिया ऋषभ के चेहरे की ओर देख रही थी। ऋषभ ने पिया की नज़रें खुद पर महसूस की, तो चेहरा घुमाकर पिया की ओर देखा और कसकर पिया को अपने गले लगाया।
पिया के हाथ भी ऋषभ की पीठ पर कस गए। दोनों ही कुछ देर एक दूसरे के गले लगकर खड़े रहे। फिर ऋषभ ने पिया को अपनी गोद में उठाया और पलंग के पास ले गया। पिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। ऋषभ ने पिया को बेड पर सुलाया और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। पिया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। ऋषभ ने पिया की बंद आंखें देखीं तो उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। ऋषभ ने ब्लैंकेट लेकर पिया को कवर किया और खुद जाकर दूसरी साइड आर्या के पास जाकर लेट गया। पिया की आंखों के किनारे से एक आंसू लुढ़क गया। ऋषभ अपनी एक बांह अपनी आंखों पर रखकर सो रहा था। पिया ऋषभ की ओर पीट करके चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर आंखें बंद करके सो गई। ऋषभ की आंखों में नींद नहीं थी। उसने उठकर पिया को देखा जो उसकी तरफ पीट करके सो रही थी। ऋषभ उठा और दोनों को अच्छे से कवर करके खुद बालकनी में आकर कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों के आगे 2 साल पहले के पल जीवित हो उठे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।